दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप्स आज आपके फोन्स में, कंप्यूटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में और फ्रिज में भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी फैक्ट ये है कि ये मिसाइल्स, एरोप्लेन्स और हर तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है। अगर एक चिप किसी भी ऑपरेशन को 1 सेकंड से ज्यादा तेज बना देती है तो इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन से काफी आगे निकल आए हैं। और आज के वक्त अमेरिका और चीन के बीच में इसी को लेकर एक जंग चल रही है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इस मिक्स में अगर आप ताइवान को भी जोड़ दें तो एक ऐसा लव हेट ट्रायंगल बना देता है जो इस पूरे रीजन को अनस्टेबल कर देता है। क्या है ये चीन और अमेरिका के बीच चल रही सेमीकंडक्टर वॉर और कैसे इसने दुनिया की टेंशन्स बढ़ा दी हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेमीकंडक्टर चिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसकी सप्लाई चेन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इस वॉर के पीछे की वजह है। जब अमेरिका ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाना शुरू किया था तो इस गेम में बहुत आगे थे। उनके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसका मुकाबला किसी के लिए भी करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर गेम में आता है जापान, जहां पर तेजी से प्रोग्रेस चालू थी और अब वहां भी सेमीकंडक्टर चिप्स बननी शुरू हो गई थी। ये चिप्स अमेरिकन चिप्स से काफी सस्ती थी, इसीलिए लोग इन्हें अमेरिका में एक्सपोर्ट करके खूब सारा प्रॉफिट कमाने लगे। लेकिन फिर 1987 में अमेरिका ने जापानीज चिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया, यानी अब ये चिप्स दोगुने दाम पर वहां बिकने लगी और जापान के चिप मार्केट को काफी लॉस हुआ। इसी समय चीन बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर चल रहा था और इसने ताइवान को बहुत ज्यादा नर्वस कर दिया। चीन जितना स्ट्रांग होता जाता उतना ही ताइवान के लिए खतरा बढ़ता, क्योंकि फिर वो ताइवान पर हमला कर सकते थे और ताइवान को एक सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी। ताइवान ने देखा कि सेमीकंडक्टर्स बहुत जरूरी है और उन्हें इस गेम में घुसना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनकी हालत जापान जैसी ना हो जाए। इस समय ताइवान के कई लोग अमेरिका में पढ़कर वहां की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। ताइवान सरकार ने लोगों को वापस बुलाया, इन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर किए, हर तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट दिया और यहाँ तक कि अमेरिका से ताइवान आने वाली फ्लाइट टिकट तक के पैसे भरे। ये टैलेंटेड लोग जब ताइवान लौटे तो इन्होंने देखना शुरू किया कि किस तरह ताइवान इस मार्केट में घुस सकता है और तभी इन लोगों में से एक मॉरिस चैंग को एक आइडिया आया। मॉरिस को पता था कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जिन फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है उन्हें सेटअप करना बहुत महंगा पड़ता है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि किसी ऑपरेशन थिएटर में आ गए। यहाँ पर एम्प्लॉयज पूरी तरह से कवर्ड रहते हैं, हर जगह लेजर्स का इस्तेमाल होता है, बहुत ही सावधानी से पूरा प्रोसेस कैरी आउट होता है, क्योंकि धूल का एक भी पार्टिकल अगर फैक्ट्री में घुस जाए तो ये चिप को बर्बाद कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन फैक्ट्रीज को लगातार नए इक्विपमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लगातार छोटी चिप्स बना रही है। आपने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर्स कितने बड़े हुआ करते थे और आज के स्मार्टफोन्स उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि चिप्स का साइज छोटा होता जा रहा है। एक ह्यूमन हेयर की विड्थ को 80,000 नैनोमीटर्स के करीब माना जाता है। हाल ही में IBM ने एक चिप रिलीज की है जिसका एक ट्रांजिस्टर 2 नैनोमीटर का है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो खैर, चिप्स बनाना बहुत महंगा था, इसलिए मॉरिस ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और यहाँ से शुरुआत हुई ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, यानी TSMC की, जो आज दुनिया की 92% चिप्स बनाती है। अमेरिकन कंपनीज के लिए अब काम करना आसान हो गया, क्योंकि अब वो अपना पूरा फोकस सिर्फ डिजाइनिंग में लगा सकते थे और बाकी काम उन्हें ताइवान करके देता। और ताइवान के लिए ये फायदा था कि क्योंकि अब अमेरिका उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया था, इसलिए अब वो ताइवान को चीन के हाथों में पड़ने नहीं दे सकता था और इससे सभी खुश थे। लेकिन इसी दौरान चीन भी तो तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था और उसे भी सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत थी। उन्होंने भी ताइवान को चिप्स के ऑर्डर देने शुरू कर दिए। हम अमेरिकन चिप टेक्नोलॉजी की मदद से ताइवान चिप बना रहा था और वो उसे अमेरिका के अलावा चीन को भी सप्लाई कर रहा था। चीन इस टाइम टोटल चिप्स में से 40% का कस्टमर बन गया था। लेकिन इस बात से अमेरिका को अभी उतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो चीन से हमेशा ही आगे रहेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग तो उन्हीं के हाथ में। लेकिन इसी बीच अमेरिकन कंपनीज भी अपने सॉफ्टवेयर, अपने डिजाइन्स चीन को बेच रही थी। चीन में प्राइवेट कंपनी जैसा कुछ नहीं है, जो है सरकार के कंट्रोल में, इसलिए चीन इन चिप्स का फायदा उठाकर अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बना रहा था। और फिर 2009 की एक सुबह अमेरिका के मिलिट्री जनरल्स उठते और न्यूज में देखते हैं कि चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से तेज चलती थी और अमेरिका के पास गुरु उसका कोई जवाब नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के पास तो ऐसे रेडार सिस्टम्स भी नहीं थे जो इस मिसाइल को डिटेक्ट कर सके, और ये सब चीन ने अमेरिका के डिजाइन किए हुए चिप्स की मदद से बनाया था।
ये अमेरिका के ईगो के सामने एक बहुत बड़ा तमाचा था जिसने अमेरिका को नींद से जगा दिया। और इसके बाद जो बाइडेन सत्ता में आए और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। ये था अमेरिका का चिप्स एक्ट, जिसके मुताबिक अब कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी चीन को नहीं बेच सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका जिन भी देशों में कंपनीज के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स में ट्रेड करता था या फिर उन्हें अपने सॉफ्टवेयर बेचता था, वो सभी देश भी अब चीन के साथ ही ट्रेड नहीं कर सकते थे। इसने काफी हद तक अमेरिकन कंपनीज को नुकसान करवाया। एनवीडिया जैसी कंपनी ने एक ही क्वार्टर में 3.2 हजार करोड़ का रेवेन्यू लॉस रिपोर्ट किया। अमेरिका को पता था कि वो इन कंपनीज को नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने इनके नुकसान के लिए उन्हें काफी सारा पैसा भी दिया। लेकिन अब यहीं पे आती है चीन की बात। अमेरिका सिर्फ चिप्स डिजाइन ही नहीं करता है, बल्कि चिप्स बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। अब चीन के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन उनके पास अभी भी एक आखिरी बाजी बाकी है। अमेरिका को अभी भी अपनी चिप्स के लिए ताइवान का सहारा लेना पड़ता है, और चीन के मुताबिक तो ताइवान भी चीन का ही हिस्सा है। अगर चीन अमेरिका और ताइवान के बीच का ट्रेड रोक दे तो इससे अमेरिका का जो नुकसान होगा उसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। हमने देखा ही था कि लॉकडाउन के टाइम में इतनी ज्यादा चिप शॉर्टेज हो गई थी कि अमेरिका के कार मैन्युफैक्चरर से लेकर हर बड़ी कंपनी को अपने ऑपरेशंस रोकने पड़े थे। जैसे पुतिन ने आज यूरोप की ऑयल और गैस सप्लाई रोककर उन्हें घुटनों बुला दिया है। अब चीन भी यही चीज कर सकता है, लेकिन चीन अभी डायरेक्टली ताइवान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने में अगर वो कामयाब हो जाता है तो ताइवान में जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हैं उन्हें चाइनीज इंजीनियर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ताइवान पर हमला करने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन वो एक दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, और वो है अपने नेवल शिप्स को ताइवान के आगे भेजकर एक ब्लॉकेड खड़ी कर देना, जिससे कि वो अमेरिका को अपनी चिप्स ना भेज सके। इस ब्लॉकेड के कारण होने वाली शॉर्टेज से अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि वो अभी चीन के साथ एक युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मुमकिन है कि वो चीन पर लगे रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए मजबूर हो जाए। ये स्ट्रैटेजी इसलिए भी काम कर सकती है क्योंकि जहां अमेरिका पूरी तरह ताइवान पर निर्भर है, वहीं चीन ने अपने यहाँ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है, और उनके पास खुद की चिप्स डिजाइन करने से लेकर मैन्युफैक्चर करने के लिए थोड़ी बहुत कैपेसिटी है। अमेरिका ने अपने चिप्स एक्ट को पास करते हुए अपनी सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे इंटेल और आईबीएम को अमेरिका में ही प्रोडक्शन करने के लिए कई सारे इंसेंटिव्स भी दिए थे, लेकिन इन फैक्ट्रीज को सेटअप करने में अभी काफी वक्त लगेगा, और तब भी उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगी। चीन के पास इसलिए कम से कम एक बड़ी विंडो खुली हुई है, जिसके दौरान वो अमेरिका पर प्रेशर बनाकर उनके लॉस को वापस लेने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। इसी पूरी वॉर में ताइवान की सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा सवाल है। अगर ताइवान इस वक्त पूरी तरह से एक अमेरिकन एलाई के रूप में उनका साथ देता है तो लगभग ये तय है कि उन्हें इस वॉर में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए तो खतरनाक होगा ही, लेकिन हो सकता है इससे उनकी पूरी एग्जिस्टेंस पर ही खतरा मंडराने लगे। इस वॉरफेयर में इंडिया और साउथ कोरिया जैसे प्लेयर्स भी हैं, जिनके पास कुछ हद तक अब सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन ताइवान के सामने अभी ये सभी प्लेयर्स बहुत छोटे हैं, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही क्रूशियल बना देता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका चीन को रोक पाएगा, या चीन अपनी दादागिरी से अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को घुटनों पर ले आएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।